हेलो एवरीवन, दिस इज एफ के मैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हमने एयर कंडीशनर एज कूलिंग वर्सेस हीटिंग मोड दोनों का कंपैरिजन करके आपको दिखाना है कि किसी एयर कंडीशनर के अंदर जब आप उसको कूलिंग मोड पर चलाते हैं या हीटिंग मोड पर चलाते हैं तो उन दोनों साइकिल्स के दरमियान में डिफरेंस क्या होगा। क्या कोई एयर कंडीशनर कूलिंग मोड और हीटिंग मोड में एक ही तरह चलेगा, उनका परफॉर्मेंस एक ही तरह से होगा या फिर डिफरेंट हो सकता है। तो इस चीज़ पे हमें डिटेल में आज बात करनी है। पहले स्लाइड में मैं आप लोगों को दोनों कूलिंग मोड और हीटिंग मोड दोनों के अंदर जो ट्यूबों का डिफरेंस होता है उनके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताना है। फिर सेकेंड स्लाइड में मैंने आपको जो हीटिंग चैलेंजेस होते हैं जब हम स्पेशली यूनिट को हीटिंग मोड पर चलाते हैं, क्या चैलेंजेस होंगे वहाँ पर हमें, यानी हमारा जो हीटिंग मोड होता है क्या वो सेम उस कूलिंग मोड की तरह चलेगा या फिर इसके अंदर हमें चैलेंजेस आ सकते हैं, ये मैंने बताना है। फिर तीसरे मोड में मैंने आप लोगों को टेम्परेचर और प्रेशर का कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना है कि कूलिंग मोड में और हीटिंग मोड में जो हीट ट्रांसफर होता है या जो टेम्परेचर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेशियो होता है वो किस तरह होता है कूलिंग मोड में और हीटिंग मोड में। तो ये सारा सब कुछ आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले अबाउट मी, माय नेम इज इंजीनियर फरमान खान, लेक्चरर HVAC एट गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज इन पाकिस्तान। अगर आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर मुझे फॉलोअप कर सकते हैं। अगर आप हमें लायो HVAC का ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हम डेली बेस पर 9 PM पर 1 घंटे का क्लास लेते हैं जूम ऐप पर, तो आप मिनिमम फी को पे करके आप हमारे साथ ऑनलाइन इस ट्रेनिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं और इसके लिए आपने मेरे साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब हम किसी एसी को एज ए कूलिंग मोड और एज ए हीटिंग मोड दोनों सूरतों में चलाते हैं, सर्दियों में और गर्मियों में, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके ट्यूब्स के अंदर, यानी इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है इस कंस्ट्रक्शन के लिहाज से इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस जो होता है वो डिजाइन फॉर कूलिंग और डिजाइन फॉर हीटिंग दोनों जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। जब कोई एक एयर कंडीशनर, मिसाल के तौर पर अगर ये एक एयर कंडीशनर है तो इसके लिए जो कूलिंग का डिजाइन है वो डिफरेंट होगा हीटिंग के डिजाइन से। यानी मतलब ये है कि या तो ये जो एसी है या तो ये प्रॉपर तरीके से कूलिंग के लिए डिजाइन होगा या फिर प्रॉपर तरीके से हीटिंग के लिए डिजाइन होगा। अगर ये एसी प्रॉपरली कूलिंग के लिए डिजाइन है तो इसका मतलब इसका डिजाइन हीटिंग के लिए उस तरह नहीं होगा जिस तरह कूलिंग के अंदर इसका डिजाइन होता है। ओके, सो यहां पर आप देखें सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, डिस्चार्ज लाइन एंड सक्शन लाइन का। देखिए जो कूलिंग मोड होता है, कूलिंग मोड के अंदर हमारा जो आउटडोर होता है, आउटडोर की तरफ जो डिस्चार्ज निकलता है, ये डिस्चार्ज लाइन वॉल्यूम के लिहाज से छोटा होता है, इसका डायमीटर कम होता है एज कंपेयर टू सक्शन लाइन। तो इस वजह से डिस्चार्ज लाइन पर जब आपके पास ट्यूब का डायमीटर कम होगा तो इस ट्यूब के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट करना आपके लिए थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। और इसी तरह जो सक्शन लाइन होता है हमारा, सक्शन लाइन के अंदर चूंकि हम इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट को सक करके खींच लेते हैं कंप्रेसर की तरफ, तो अगर सक्शन लाइन पर इस ट्यूब का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसका फायदा यह होता है कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो उसको हमने चेंज करना है वेपर की हालत में। अगर ये वेपर की हालत में नहीं होगा तो ये कंप्रेसर के लिए फायदेमंद नहीं है। तो इस वजह से ट्यूब के डायामीटर के ज्यादा होने की वजह से रेफ्रिजरेंट आसानी से वेपर में चेंज हो रहा होता है। तो ये एक बेनिफिट होता है कूलिंग मोड में रेफ्रिजरेंट के लिए। लेकिन अगर आप इसी चीज के लिए आप हीटिंग मोड का साइकिल देखें तो हीटिंग मोड में लेट सपोज कि हमारा जो डिस्चार्ज होता है वो ये बड़ा वाला लाइन होता है। वैसे तो हमने इसके अंदर फॉरवेस्टरनाइड वाल्व लगाया होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चूंकि डायग्राम है तो डायग्राम के अंदर मैंने आपको ये शो किया हुआ है कि डिस्चार्ज लाइन यहीं से ही निकला हुआ है। अब जब ये रेफ्रिजरेंट आप डिस्चार्ज के रास्ते से जो बड़े ट्यूब के रास्ते से आप इंडोर तक लेके जाएंगे डायरेक्टली, तो इसमें क्या होगा, बड़े ट्यूब के डायमीटर के अंदर आपने या तो ज्यादा रेफ्रिजरेंट जो है ना वो पुश करना होगा इसके ट्यूब के अंदर, तभी आपके पास हाई प्रेशर क्रिएट होगा, या फिर इसके लिए कंप्रेसर जो है
वो फुल आरपीएम के साथ चल के इस ट्यूब के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे। तो जब हाई प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा तभी तो हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा, और हाई टेम्परेचर क्रिएट करने से आपकी इंडोर के अंदर हीटिंग जो है वो पॉसिबल होगा। ठीक है, इसी के मुकाबले में जो आउटडोर की तरफ से जो सक्शन आ रहा होता है, आउटडोर की तरफ से जो सक्शन आ रहा होता है अमूमन उसका साइज जो है वो छोटा होता है। तो साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट आएगा वो सही तरह से वेपर में चेंज नहीं होगा, जो कि कंप्रेसर के लिए एक चैलेंज बन जाता है। जब कंप्रेसर उस रेफ्रिजरेंट को, जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर लिक्विड मौजूद है, उस रेफ्रिजरेंट को अगर आप इसने कंप्रेस करना होगा तो कंप्रेसर के लिए यहाँ पर वर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज दोनों के दरमियान में, कूलिंग और हीटिंग के दरमियान में क्या होगा कि इजी हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टू लो। अगर आप कूलिंग मोड के अंदर देखें तो जो हीट ट्रांसफर है कंडेंसर से बाहर की तरफ, ये इजी होता है एज कंपेयर टू हीटिंग साइकिल। देखिए यहाँ पर हम कंडेंसर के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं ताकि एम्बिएंट से टेम्परेचर बढ़ के यहाँ से हीट बाहर की तरफ आसानी से खारिज हो सके। तो कूलिंग मोड में जो हमारा हीटिंग ट्रांसफर है कंडेंसर से बाहर की तरफ, ये इजी होता है एज कंपेयर टू हीटिंग साइकिल। हीटिंग साइकिल में क्या होता है कि हमने आउटडोर के अंदर हमने लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि बाहर से हम हीट को इसके अंदर ला सकें। तो अगर आप यहाँ पर लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर भी लें तो बाहर के एक बहुत बड़े एटमॉस्फेयर से लोअर टेम्परेचर के हवा से हीट एकमुलेट करके जमा करके आउटडोर के अंदर लाना बहुत ही मुश्किल काम है, और इस काम के लिए कंप्रेसर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हार्ड वर्क करता रहता है। ठीक है, सो ये जो कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों साइकिल्स के अंदर जो कि हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाते हैं अपने कूलिंग मोड में और हीटिंग मोड में। सो इसका मतलब कि अगर कोई एसी कूलिंग मोड के लिए डिज़ाइन है तो उसमें कूलिंग तो बेहतरीन होगा, लेकिन उसी एसी में हीटिंग मोड उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह कूलिंग इसके अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ कि हीटिंग चैलेंजेस हमारे पास क्या है, क्यों हीटिंग मोड हमारे पास थोड़ा सा कम प्रोड्यूस होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लो एम्बिएंट टेम्परेचर, आउटडोर के पास अगर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो काफी लोअर चला जाता है तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, आउटडोर के लिए उस लोअर टेम्परेचर वाली जगह से हीट को एकमुलेट करना थोड़ा सा टफ जॉब बन जाता है। और वो टफ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑलरेडी लेट सपोज यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब कि अगर इसी एयर से, इसी फजा से आपने हीट लेना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले कूलिंग कॉइल के अंदर काफ़ी लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। अब काफ़ी लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपके पास जो इंडोर कॉइल है ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होगा ताकि यहाँ पर हीट अच्छी तरह से रूम के अंदर रिजेक्ट हो सके, तभी तो ये जो रेफ्रिजरेंट है ये आगे आएगा और केपिलरी ट्यूब के जरिए से आउटडोर कॉइल के अंदर काफ़ी लोअर टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो काफ़ी लोअर टेम्परेचर मेंटेन होगा तभी तो बाहर से हीट ज़्यादा ट्रांसफर होगा इस आउटडोर कॉइल के अंदर। ठीक है, तो चूंकि सर्दियों के मौसम में अमूमन जब सर्दी ज़्यादा गिर जाती है, सर्दी ज़्यादा हो जाती है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, तो उस सूरत में हीट यहाँ से एकमुलेट करना आउटडोर के लिए चैलेंजिंग जॉब बन जाता है। ठीक है, सो ये एक इसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आउटडोर के अंदर लोअर हीट मेंटेन करना ये थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना ये थोड़ा सा मुश्किल जॉब बन जाता है। ठीक है, सो एक तो ये प्रॉब्लम हुआ कि जब हमारे पास एम्बिएंट टेम्परेचर अगर गिरेगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, तो उस सूरत में हमारा जो हीटिंग मोड में साइकिल होता है वो सही तरह से वर्क नहीं करता। दूसरी बात जो है ज़रूरी वो है फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। फ्रॉस्ट कूलिंग जो कूलिंग कॉइल है यहाँ पर जो आउटडोर के अंदर लगे हुए हैं, इन पर अक्सर फिर फ्रॉस्ट आ जाता है। फ्रॉस्ट क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप इस एम्बिएंट टेम्परेचर की निस्बत आउटडोर का टेम्परेचर काफ़ी लोअर लेके जाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने -10 या -12 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन किया है रेफ्रिजरेंट का, तो -10 पर जो बाहर की हवा के अंदर फ्रॉस्ट है वो डायरेक्टली इस कॉइल के अंदर चिमट कर फ्रॉस्ट बना देते हैं, क्योंकि उस एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रॉस्ट में तब्दील हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो हवा है यहाँ पर
इससे फिर जो मॉइस्चर है या जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कॉइल के साथ टकराकर कॉइल के साथ ही फ्रॉस्ट हो जाते हैं। और जब कॉइल के ऊपर फ्रॉस्ट आ जाता है तो इस सूरत में ये कॉइल जो है ये बाहर की हवा के साथ अपना हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता। और जब ये हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता तो यही तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आउटडोर के अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होगा एम्बिएंट के साथ, तो ये हीट हम कहाँ से इंडोर तक लेके जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए। जो फ्रॉस्ट है ये हीटिंग साइकिल की एफिशिएंसी को कम कर देता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब जब हम नेक्स्ट कुछ टेम्परेचर की पैरामीटर्स की बात करते हैं तो देखिए इंडोर कॉइल के अंदर हम आसानी से जो आउटडोर के अंदर है, आउटडोर के कंडेंसिंग जो दरमियाना वाला जोन है इसमें हम 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि कंप्रेसर से अगर आपने रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना है, उस कंप्रेस शुदा रेफ्रिजरेंट को आप डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज करके इसका टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर सही बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ट्यूब का डायमीटर कम है तो इस वजह से प्रेशर आसानी से क्रिएट होगा। तो इस रेफ्रिजरेटर को आप आउटडोर के अंदर ले जाकर आउटडोर के अंदर सही तरह सर्कुलेट करके जब आप इससे टेम्परेचर हाई होने की वजह से इससे हीट बाहर की तरफ खारिज करेंगे, तो यही तो आपके लिए सबसे फायदेमंद बात होगी कि आप रेफ्रिजरेटर को आगे ले जाकर कैपिलरी ट्यूब पर से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को डिक्रीज करके इंडोर के अंदर आप आसानी के साथ लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और फिर इंडोर के आसपास का जो एम्बियंट होता है वो चूंकि कमरा होता है छोटा होता है, तो उस छोटे कमरे के साथ इंडोर को हीट एक्सचेंज करना कदरे इजी होता है। ठीक है, और फिर उस रेफ्रिजरेटर को हम दोबारा से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के सक्शन टेम्परेचर के साथ वापस कंप्रेसर में ले आते हैं। ठीक है, तो ये कूलिंग मोड के अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू है ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अब हीटिंग मोड के अंदर प्रॉब्लम हमारे लिए क्या होता है? प्रॉब्लम हमारे लिए होता है कि एक तो एम्बियंट से हीट जज़ब करना एक चैलेंजिंग जॉब है। फिर जब कुछ हीट जज़ब हो भी जाता है आउटडोर के अंदर, फिर जो हीट कंप्रेसर के जरिए से सक करके इस बड़े वाले ट्यूब के जरिए से इंडोर कॉइल तक पहुंचाना ये एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है कंप्रेसर के लिए। क्योंकि आप लोग एक चीज तो नेचुरली जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को हमने एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना है, उसका मुकाम तब्दील करना है, तो दो तरीके हैं हमारे पास। या तो हम उस चीज को अपनी तरफ खींच ले, ठीक है ना, या तो उस चीज को हम अपनी तरफ खींच ले या फिर उस चीज को आगे की तरफ जो है ना पुश करना होगा, यानी आपने उसको धक्का देना होगा, फोर्स लगाना होगा। तो अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुशिंग होता है किसी चीज को धक्का देने से जो खींचने का अमल है जो ना वो आसान होता है। खींचने का अमल जो है वो आसान होता है बनिस्बत किसी चीज को धक्का देने के। यानी खींचने में आप किसी चीज को आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जो कि धक्का देने की सूरत में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो हीटिंग मूड में कुछ इस तरह का काम होता है। यानी जो कंप्रेसर है वो हीटिंग मूड में जो रेफ्रिजरेंट के अंदर हीट है जो कि आउटडोर के अंदर जज़ब हुआ है बाहर से, उस हीट को यहाँ से पुश कर रहा होता है इंडोर कॉइल तक। तो इस वजह से पुश करने की वजह से कंप्रेसर को काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है। और कंप्रेसर को हार्ड वर्क करने के साथ साथ जो पीछे से हीट मिल रहा है आउटडोर को वो भी कम मिल रहा है। तो टोटली क्या होगा, आपकी साइकिल की सीओपी जो है वो मुतासर हो जाती है। सीओपी के मुतासर होने का क्या मतलब है कि देखिए कंप्रेसर यहाँ पर कोशिश तो कर रहा है कि ज्यादा टेम्परेचर के साथ रेफ्रिजरेंट को आगे कंप्रेस कर लो, लेकिन चूंकि उसको सक्शन टेम्परेचर बहुत कम मिल रहा है तो इस वजह से 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना इसके लिए बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से कंप्रेसर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाता और तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस 41, 39 इतने तक ही बढ़ा सकता है। और जब ये रेफ्रिजरेंट इंडोर की तरफ जाएगा तो जाहिर बात है इंडोर के अंदर भी उतना ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, जिसकी वजह से कमरे के अंदर जो हवा है उसके और कॉइल के दरमियान में जो हीट ट्रांसफ़र है वो कम होगा, जिसकी वजह से आपका टोटल जो हीटिंग एफिशिएंसी है रूम के अंदर वो मुतासर हो जाती है। दूसरी बात कि अगर यही रेफ्रिजरेंट अब वापस आपने आउटडोर तक लेके आना है तो आउटडोर के अंदर जब ये कैपिलरी ट्यूब पर से निकलता है तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अगर ये ठंडा हो जाए तो ये -5, -6, -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ठंडा होता है।
और इतने ठंडक पर एक तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इसके साथ फ्रॉस्ट जम जाएगा। फ्रॉस्ट जमने की वजह से आउटडोर कॉइल के अंदर क्या होगा, आउटडोर कॉइल के अंदर चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है तो आउटडोर कॉइल के अंदर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा, जिसकी वजह से एम्बिएंट से बहुत कम मकदार में हीट इसके अंदर ट्रांसफर होगा। और ये जब कंप्रेसर के पास आएगा तो कंप्रेसर के पास ये कुछ मकदार लिक्विड कुछ मकदार वेपर की सूरत में आएगा, जिसको दोबारा कंप्रेसर ने कंप्रेस करना कंप्रेसर के लिए जो है ना टफ जॉब बन जाता है। सो कहने का मतलब मेरा ये है, जो ओवरऑल मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एयर कंडीशनर कूलिंग के लिए डिज़ाइन है तो वो आपको हीटिंग मूड के अंदर उतना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जो कि उसने कूलिंग मूड के अंदर आपको देना था। सो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के साथ डिस्कस करना, क्योंकि जिस तरह के आजकल की मौसम के अंदर जो सर्दियाँ बहुत सख्त चल रही हैं, अभी जो ये जनवरी 2024 का महीना है तो इसमें सर्दी बहुत सख्त चल रही है, जिसकी वजह से अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई मेरा एयर कंडीशनर जो है वो सही तरह से रूम को हीट नहीं कर पाता। तो उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है जो कि मैंने अभी आपको डिटेल में समझा दिया। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।